आज अपना टॉपिक है सत्ता। कि सत्ता का क्या मतलब होता है, सत्ता की महत्वपूर्ण परिभाषा और सत्ता पालन के कौन कौन से आधार है, आखिर सत्ता का पालन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सत्ता का आशय। देखो दो चीज़ें, सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति। एक चीज़ है शक्ति और दूसरी है सत्ता। अगर हम शक्ति की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति में क्या पाई जाती है, प्रत्येक व्यक्ति में क्या पाई जाती है, शक्ति पाई जाती है। लेकिन क्या प्रत्येक व्यक्ति में सत्ता पाई जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति में सत्ता नहीं पाई जाती है। तो कुछ लोगों में या गिने चुने लोगों में ही सत्ता पाई जाती है, प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति होती है, सत्ता नहीं होती है। अब इसको साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो अगर एक गुंडे की हम बात कर लें, एक बदमाश व्यक्ति, एक गुंडा जो होता है, उसमें क्या होती है, शक्ति होती है। लेकिन क्या उसमें सत्ता होती है? वह जो व्यक्ति है वो अपनी शक्ति से दूसरे व्यक्ति को डरा सकता है, लेकिन क्या वो कानूनन इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो वो इसका कानूनन रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष है, अगर वो किसी राजनीतिक पद को प्राप्त कर लेता है तो उसमें आदेश देने की क्या हो जाती है, शक्ति। तो सत्ता है वो आदेश देती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है वो अगर गलत कार्यों के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ावा दे रहा है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि वो अनैतिक है, नैतिक नहीं है। जबकि सत्ता के माध्यम से जो आदेश दिए जाते हैं वो नैतिक होते हैं, उसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। तो सत्ता है कि शक्ति को कानून की मान्यता प्राप्त होना, कानून की मान्यता प्राप्त होना। कि शक्ति है, उस शक्ति को किसकी मान्यता मिल गई, कानून की मान्यता मिल गई, तो वो किस में बदल जाएगी, सत्ता में बदल जाएगी। तो प्रत्येक व्यक्ति में क्या पाई जाती है, शक्ति पाई जाती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में सत्ता नहीं होती है। तो सत्ता किस में होती है, तो जो शक्ति होती है प्रत्येक व्यक्ति में, अगर उसे किसकी मान्यता मिल जाए, कानून की मान्यता मिल जाए, तो वो किसका रूप धारण कर लेगी, सत्ता का। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, किसकी, सत्ता की। तो सत्ता है कि शक्ति को जब कानून की मान्यता मिले तो वो सत्ता का रूप ले लेती है। एग्जाम्पल के रूप में आज एक व्यक्ति है और वो भारत का क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। तो जब ये व्यक्ति था तो उसमें शक्ति थी, तो उसके आदेशों का पालन कोई भी व्यक्ति नहीं करता था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गया तो उसके आदेशों का पालन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें क्या आ गई है, सत्ता आ गई है। तो इस प्रकार से कानून के माध्यम से जब व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, इसका मतलब वह अपनी सत्ता का प्रयोग कर रहा है। ये तो हमने पढ़ा सत्ता का आशय। पहले देखो सत्ता के स्थान पर किसको महत्व दिया जाता था, शक्ति को। लेकिन आधुनिक समय में, क्योंकि आपको पता है कि पहले कौन सी व्यवस्था थी, राजतंत्र। तो पहले राजतंत्र था और राजतंत्र में किस चीज पर ज्यादा महत्व दिया जाता था, शक्ति पर। और वर्तमान में क्या है, प्रजातंत्र है। और वर्तमान में प्रजातंत्र है तो शक्ति के स्थान पर किसे महत्व दिया जाता है, सत्ता को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सत्ता की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो कौन से विचारक की है और उन्होंने सत्ता के बारे में क्या कहा है। तो एक व्यक्ति का नाम आता है हेनरी फेयोल।
हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने सत्ता की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार, सत्ता आदेश देने का तो अधिकार है, एवं उसका पालन करवाने की शक्ति है। करवाने की शक्ति है। तो इस प्रकार से हेनरी फेयोल ने क्या कहा कि सत्ता के माध्यम से आदेश दिए जाते हैं और उसका पालन करवाया जाता है। जो व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है तो क्या किया जाता है, पुलिस के माध्यम से उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। तो इस प्रकार से शक्ति के माध्यम से जो आदेश दिए जाते हैं उसका पालन जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन सत्ता के माध्यम से जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन होता है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस की क्या पाई जाती है, शक्ति पाई जाती है। तो ये तो हमने पढ़ा सत्ता का अर्थ, कि आखिर सत्ता क्या है। अब हम बात करते हैं सत्ता पालन के आधार, कि सत्ता का पालन क्यों किया जाता है। सत्ता पालन के आधार, कि आखिर सत्ता का पालन क्यों किया जाता है। तो सत्ता पालन के आधारों की हम बात करें तो देखो, पहला आधार हम लेते हैं विश्वास को। कि आखिर सत्ता के माध्यम से जो आदेश दिए जाते हैं उसका पालन प्रत्येक व्यक्ति करता है, तो वो क्यों करे। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात आती है विश्वास की। विश्वास की हम बात करें तो देखो, हमारा जो सिस्टम है वो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, पद सोपान पर आधारित है। इसमें क्या होता है, निचले स्तर से जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे तो उससे बड़ा पद होता है। यहाँ पर सर्वोच्च पद, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से पदों का क्या होता है, विभाजन होता है। अब एक उच्च पदाधिकारी है, तो उच्च पदाधिकारी और ये इसके जो नीचे वाले व्यक्ति हैं, नीचे जो काम कर रहे हैं, वो हो गए इसके अधीनस्थ। तो उच्च पदाधिकारी के प्रति अधीनस्थ व्यक्तियों का जितना ज़्यादा क्या होगा, विश्वास। अगर अधीन काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको लगता है कि हमारा जो बॉस है, हमारे ऊपर जो उच्च पदाधिकारी है वो अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छे कार्यों को करता है, तो जितना इन व्यक्तियों में इस उच्च पदाधिकारी के प्रति, अपने बड़े व्यक्ति के प्रति विश्वास होगा, तो बिना किसी डर के वो जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं वो उच्च पदाधिकारी के माध्यम से जो आदेश जारी किए जाते हैं उनका स्वेच्छा से क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसमें उच्च पदाधिकारी को अपनी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अधीनस्थ व्यक्ति हैं वो उसे कैसा समझते हैं। अगर दोनों में विश्वास, किसी भी रिश्ते में, किसी भी पदाधिकारियों के मध्य में अगर जितना गहरा विश्वास होगा उतना ही वहाँ पर कार्य अच्छे ढंग से होगा, सरलता से होगा। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है जिसके माध्यम से सत्ता के जो आदेश दिए जाते हैं उनका क्या करवाया जाता है, पालन करवाया जाता है। तो सत्ता पालन का एक आधार हो गया विश्वास। दूसरे आधार की अगर हम बात करें तो दूसरा आधार है एकरूपता। तो एकरूपता की हम बात कर लेते हैं।
एक रूपता से तात्पर्य है कि विचारों में और आदर्शों में क्या होनी चाहिए, एक रूपता। विचार और विचार के साथ में आदर्श। तो विचार और विचार के साथ जो आदर्श होंगे उनमें क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। अब ये जो एक रूपता की हम बात करते हैं, ये भी सत्ता पालन का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो वो कैसे, तो देखो, आज्ञा पालन की जो स्थिति होती है वो होती है विचारों में एक रूपता। अगर एक ही व्यक्ति को उच्च जो पदाधिकारी हैं, ठीक है, वो एक समय पर अलग अलग आदेश देते हैं तो क्या होगा, वो अपने कार्यों को नहीं कर पाएगा। तो एक ही समय पर अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से एक व्यक्ति को अगर, ठीक है, जो आदेश दिया जाएगा उसका पालन होना संभव नहीं है। तो विचारों में क्या होनी चाहिए, एक रूपता। तो एक समय पर एक ही आदेश का पालन करवाया जा सकता है। तो आदेश का पालन विचारों के आधार पर भी व्यक्ति से करवाया जा सकता है। उसमें मुख्य रूप से अगर हम बात कर लें तो कुछ विचारधाराएं भी अपने महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे हम बात कर लें उदारवाद। तो उदारवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं, अगर व्यक्ति उन उदारवाद की विशेषताओं पर, जो उच्च पदाधिकारी है उन विशेषताओं को अपनाता है, तो अधीनस्थ व्यक्ति है वो उसके विचारों से प्रभावित होकर, ठीक है, उसके द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं उसका क्या करता है, वो पालन करता है। क्योंकि उसे पता है कि व्यक्ति उदारवादी विचारों के आधार पर अपने जो उच्च पदाधिकारी हैं वो अपने से कार्य करवा रहे हैं। तो ऐसे हम बात कर लें तो विचारधाराएं हैं, इसमें चाहे उदारवाद की बात कर लो, चाहे समाजवाद की बात कर लो, तो इन विचारधाराओं के आधार पर भी व्यक्ति क्या करता है, सत्ता के माध्यम से जो आदेश दिए जाते हैं उसका क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो एक जो उच्च पदाधिकारी है, ठीक है, वो जो आदेश जारी करेगा जनता उसका पालन करेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो उच्च शासन है या शासन के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है वो हमारी भलाई के लिए किया जा रहा है, वो इन विचारधाराओं के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए उसका आसानी से क्या हो जाता है, पालन हो जाता है। तो विचार और आदर्श दोनों चीज़ें हैं वो सत्ता पालन का प्रमुख आधार मानी गई हैं। फिर दूसरे बिंदु के बाद में अगर हम तीसरे बिंदु की बात कर लें तो तीसरा बिंदु आता है लोकहित। ये भी एक प्रभावी मुद्दा है, प्रभावी बिंदु है कि लोकहित, ठीक है, कि सरकार, देखो सरकार करती है कार्य, सरकार शासन चलाती है, ठीक है। अब सरकार के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों का जनता क्या करे, पालन करे। तो सरकार कार्य करती है किसकी भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। तो सरकार जो कार्य करती है उन कार्यों का क्या हो, पालन हो। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सरकार के कार्य क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अगर सरकार कार्य तो करे और अगर वो कार्य नैतिक नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो क्या जनता उनका पालन करेगी? तो जनता उनका पालन नहीं करेगी। लेकिन अगर जनता को लगता है कि हमारी जो सरकार है वो अच्छे कार्य कर रही है, हमारी भलाई के लिए कार्य कर रही है, लोकहित, लोगों का हित, तो सरकार के माध्यम से जो कार्य किए जाए उसके माध्यम से अगर लोगों का भला होता है, वो लोकहित पर आधारित होते हैं, तो सरकार के उन सभी कार्यों का जनता, ठीक है, क्या करने लग जाती है, पालन करने लग जाती है बिना किसी दबाव के। तो लोकहित भी सत्ता पालन का एक आधार माना गया है। और अंतिम बिंदु की हम बात कर लेते हैं, तो अंतिम बिंदु है दबाव। अगर हम दबाव की बात करें तो देखो कुछ लोग होते हैं, उन कुछ लोगों को आप कितना भी समझा दो, ठीक है, वो
हमेशा विरोधी कार्य करते हैं, उल्टे ही चलते हैं, सरकार के विपरीत कार्यों को करते हैं। तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए, उन्हें समझाने के लिए दबाव का प्रयोग किया जाता है, या शक्ति का प्रयोग किया जाता है, या दमन का प्रयोग किया जाता है। तो दबाव के माध्यम से भी जब कई बार सभी प्रकार के जो विश्वास है, एकरूपता है, लोक है, तो ये चीज़ जो है वो कुछ लोगों को महत्व नहीं दिया जाता है। तो कुछ लोग इन चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं, विश्वास, एकरूपता, लोकहित। तो ऐसे लोगों को दबाव के माध्यम से, दमन के माध्यम से अपने आदेशों का पालन करवाया जाता है। किसके माध्यम से? सत्ता के माध्यम से। तो सत्ता ऐसे लोगों को दबाकर या दबाव डालकर उनसे अपने आदेशों का क्या करवा लेती है? पालन करवा लेती है। क्योंकि वो लोग कैसे होते हैं? अनैतिक लोग होते हैं। और इसके लिए सरकार अपनी दमनकारी शक्ति का क्या करती है? प्रयोग करती है। तो सत्ता पालन के कौन कौन से आधार हैं, सत्ता का क्या अर्थ होता है, तो आज के लिए इतना ही।